तो आज तो लोगों को ये भी नहीं मालूम है, जो टेस्ट डॉक्टर लोग करा रहे हैं, कि उसकी निजात कौन से साल में हुई है, कौन से साइंटिस्ट ने की है। कितना भी बड़ा डॉक्टर, अगर मैं उनसे पूछूं कि किस साल में किस साइंटिस्ट ने फास्टिंग और पोस्ट मील जो शुगर के टेस्ट हैं निजात की थी, तो डाउटफुल है कि कोई मुझे बता पाएगा। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते होंगे उनको तो ये जानकारी दी जाती होगी, लेकिन टेस्ट के बारे में नहीं बताई जा रही। तकलीफ तो वही है, नहीं तो आज तो डायबिटीज खत्म हो जाती भारत से। कॉन्फर्मेटिव जो है लेटेस्ट आए वो करवाए नहीं जा रहे हैं। वही नहीं जा रहे हैं कि भाई आपके बॉडी में वाकई में इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है, आपके बीटा सेल कितने हैं, आपका सी पेप्टाइड कितना है, आपका रेजिस्टेंस कितना है। कितने पेशेंट को एक्चुअल आपने डायबिटिक पेशेंट पाया? एक भी नहीं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपके बॉडी में बन गया तो आपका पीएच ड्रॉप हो जाएगा, आपके एंजाइम डीएक्टिवेट होगी, तो आपने दूध पिया और आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। दूसरा, दूध और दूध से बनी हुई हर चीज आपको बंद करना है, क्योंकि वो एसिड्स है। तीसरा, रेगुलर जो आप शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। आप रेगुलर जो नमक, टाटा नमक खा रहे हैं या आयोडाइज नमक खा रहे हैं, तो उसकी जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें जो अल्कलाइन है। तो उसके अंदर 84 मिनरल्स आयोडीन के साथ में होता है। बहुत लोगों की मिथ है कि हमें आयोडाइज नमक खाना चाहिए। तो दोस्तों, आयोडाइज नमक उन लोगों के लिए बना है जो हिमालय की तराई के में रहते हैं। आज तक जितने भी मेरे वीडियोस इतने साल से चल रहे हैं, वैसा कोई आदमी सामने आके नहीं बैठा कि डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमने तो ये पढ़ा है, किसी स्मशान में कुछ बातें कर रहा हूँ, चारों तरफ मुर्दे सोए हुए हैं, कोई सुनेगा? कोई नहीं सुन रहा है। मीडिया सुन रही है आपकी बात? मीडिया सुन रही, आपने सुना है, बहुत आभारी हूँ। गाय के दूध से डायबिटीज होती है कोई नहीं बता रहा, लेकिन मेरी बुक्स में मैंने लिखा है कि जहाँ जहाँ गाय का दूध बिक रहा है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ डायबिटिक जो 1 के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा है वहाँ। अब होता है कि गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है, डॉक्टर को फीस तो लेना नहीं है और पेशेंट को पैसा देना नहीं है, भीड़ लगी है, तो एक की जगह 4 टैबलेट लिख रहे हैं। वो अब उसको बोलता है मुझे फोकट में लग रहा है, तो वो दवाई लेता रहता है। डॉक्टर को पैसा नहीं लेना है, इसलिए वो लिखते रहता है भाई स्टॉक एक्सपायरी हो जाएगा, निकाल दो उसको। तो गलती किसी की नहीं है, सिस्टम की गलती है। कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी। घर में बैठे कुछ भी लिख दिया, डॉक्टर साहब और डॉक्टर कुमारी इज फ्रॉड, ये सैलरी बहुत महंगी है। अरे ये बोलने से मतलब होता है, सामने आके बैठो ना, समझो तो सही। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। नेशनल खबर एक ऐसा चैनल है जो डॉक्टर्स के लिए और मरीजों के लिए, दोनों के लिए सुटेबल चैनल्स हैं और दोनों ही हमारे दर्शक हैं। डॉक्टर्स को से पेशेंट कनेक्ट होते हैं और पेशेंट को अच्छे डॉक्टरों का साथ मिलता है। और लगातार हमारे इस चैनल पर आप डॉक्टर एस कुमार जी को आपने बहुत बार देखा होगा, और डायबिटीज़ पे बात करते हुए, किडनी पे बात करते हुए, कैंसर पे बात करते हुए, हार्ट ब्लॉकेज पे बात करते हुए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ पर। लेकिन किस पर बात करने वाले, इसके लिए पहले स्वागत करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, अक्सर आपके बहुत से इंटरव्यू हमारी टीम ने लिया है इससे पहले, और टेस्ट को लेकर बड़े ही आपने बयान दिए। हमारे लिए तो बड़े नॉर्मल बयान है, और आपने कई सारे पुस्तकों का, मेडिकल बुक्स का हवाला दिया। लेकिन जब हम कमेंट्स बॉक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से दर्शक ऐसे कमेंट करते हैं कि जिस तरह आप बयान दे रहे हैं कि बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज़ नहीं है, और अक्सर 90% जो डॉक्टर्स हैं वो अधूरी मेडिकल जांच करवा रहे हैं, जो कि कंप्लीट जांच हैं, जो कि 6 से 8 प्रकार की होती है, लेकिन सिर्फ 3 पर ही पूरी दुनिया चल रही है, उस पर ही काम हो रहा है जी। और इसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कोई और एक बिजनेस ट्रेंड चला रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ऐसा कोई जांच ही नहीं है। और जो 25 साल, 20 साल, 30 साल से जो डायबिटोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं और जो प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं और अपने पेशेंट का इलाज भी कर रहे हैं, उन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आपने कि टेस्ट ही आप नहीं करवा रहे हैं। तो आपकी इस प्रैक्टिस के दौरान, जो कि आप 30 साल से भी ज़्यादा, 40 साल हो गए आपको, एक भी पेशेंट आपने अपने चैम्बर में नहीं देखा है, तो इलाज क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्या करवा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके सवाल बहुत सही है। अगर मैं आपकी जगह लेके इंटरव्यू लेता तो मैं भी वही बात करता जो आप कर रहे हैं। हाँ सर, ये मेरे सवाल नहीं, ये एक्चुअली सवाल हैं। आप भी अगर कमेंट की तरफ देखेंगे तो मैं आपसे सहमत हूँ। अगर हाँ। मैं बोलूँगा, मैं भी आपकी जगह रहता तो यही सवाल मैं पूछता था आपसे, अगर आप मेरी जगह बैठे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर पहली बार सुनी जाती है तो अगर वो सही भी है तो गलत एंगल से देखी जाती, क्योंकि
एक कहावत आपने सुनी है, कई बार सुनी होगी आपने, बचपन में सुनी होती है कि शहर में एक आदमी रहता है, वो हमेशा बोलता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। सारे घर के लोग इकट्ठे हो गए थे पूरे शहर के, कुछ निकलता नहीं है। अब एक बार जब वाकई में शेर आता है तो घर से कोई नहीं निकलता, लगता है ये तो साला झूठ बोल रहा है। ये कहावत है बेसिकली। तो ऐसे ही है कि सच को झूठ और झूठ को सच बोलना एक फितरत है, साइकोलॉजी है इस वजह से। अभी अगर मेरी आपसे अगर मैं बात करूं तो टेस्ट की जो बात कर रहा हूं, तो आज तो लोगों को ये भी नहीं मालूम है जो टेस्ट डॉक्टर लोग करा रहे हैं कि उसकी निजात कौन से साल में हुई है, कौन से साइंटिस्ट ने की है। तो ये बाकी की चीजें तो कोई मतलब ही नहीं रखती। जैसे आप फास्टिंग पोस्टमील की बात कर रहे हैं आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से साल में इसका जन्म हुआ तो क्या बता पाएंगे? मैं तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया का कितने भी बड़ा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर, अगर मैं उनसे पूछूं कि किस साल में किस साइंटिस्ट ने फास्टिंग और पोस्ट मील जो शुगर के टेस्ट हैं निजात की थी, तो डाउटफुल है कि कोई मुझे बता पाएगा। देखिए, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट पे बात करना हो ना, तो आपको जड़ तक जाना जरूरी है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि फास्टिंग और पोस्ट मील ये दो टेस्ट सन 1880 में निजात किए गए हैं। 1880, आज हम 2025 में है, और इसकी जो निजात की है उसका नाम है साइंटिस्ट एडोल्फ कुसुमी। ओके, 2025 में चल रहे हैं हम लोग, उसी टेस्ट के बारे में चल रहे हैं जो आउटडेटेड हो गई है। ठीक है, ये टेस्ट तो करवाए जाते हैं सर, लेकिन कितने साल हो गए हैं? 1880 में एडोल्फ कुसुमी नाम के साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट ने निकाले हैं। ये किसको मालूम है बताइए मुझे? किसी नहीं मालूम है। जितने पैथोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, जितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनसे आप एक बार पूछे तो सही कि किसने किए, तो नहीं बता पाएंगे। हमको जब किसी सब्जेक्ट को पकड़ना होता है ना, तब डीप में जाना बहुत जरूरी है जी। अगर आपको नदी में तैरना है ना, तराई तक उसके नीचे तक जाके देखना पड़ेगा कितना एंगल है। तो जब हमारा सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं तो उतना ही अपने उस सब्जेक्ट को पकड़ के रखते हैं कि ताकि कोई सवाल कोई पीछे, उसका कारण क्या है जी। तो देखिए, HbA1c क्यों आया? क्योंकि ये फास्टिंग पोस्ट मील हर 15 मिनट में चेंज होती है। इसका ऐसा ऐसा ग्राफ चलता है। आप किसको पकड़ेंगे? फास्टिंग को हर 10 मिनट में चेंज हो रहा है। तो HbA1c जो है, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन, केम इन 1968 में हुआ HbA1c कितने साल के बाद हुआ अभी बताइए? बहुत लंबा समय हो गया तो। हाँ, और उसके जो साइंटिस्ट थे, मैं उनका नाम बताऊंगा चाहूंगा। ये है सैमुअल रहबार करके, नहीं, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के थे ये। ठीक है। अब ये भी काम नहीं कर रहे थे, तो आपका फास्टिंग सीरम इंसुलिन का टेस्ट आया, जिसको 1958 में जॉर्ज एम रीवन करके इन्होंने इसका जन्म हुआ HbA1c का 1958 में। यानी कितने साल हो गए आप समझ लीजिए इसमें से। और सी पेप्टाइड जो आया है वो 1967 में आया है, जो डोनाल्ड एफ स्टेनर है, यूनाइटेड स्टेट के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने निकाला है। और आज 2025 की बात कर रहे हैं, लोगों सी पेप्टाइड भी। हाँ, ये सबसे लेटेस्ट यही टेस्ट है, लेकिन ये नहीं इसके बाद होमा आया है। होमा कब आया सर? ये 1985 में आया है। ये भी नहीं करवाया जाता? नहीं कराया। ये यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट हैं, जो रॉजर सी टर्मर और डेरेक एम मैथ्यूज करके हैं। ये इन लोगों ने ये टेस्ट लाई हुई तो है। ये टेस्ट, और अभी ये टेस्ट तो सारी बुक्स में है, सारे साइंटिफिक सर्कल में है। अब ये कोई नहीं पढ़ रहा है और नहीं बता रहा है, इसमें मेरा दोष नहीं। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते होंगे, उनको तो ये जानकारी दी जाती होगी, लेकिन टेस्ट के बारे में नहीं बताई जा रही ना। तकलीफ तो हुई है, नहीं तो आज तो डायबिटीज खत्म हो जाती भारत से। ये तो सिलेबस में है, लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा है ना, तो इंडस्ट्री पढ़ाना नहीं चाहती है।
ठीक है। जब टाइफाइड ठीक हो रहा है, मलेरिया ठीक हो रहा है, टीबी ठीक हो रहा है, तो डायबिटीज क्यों नहीं ठीक हो रही, इसमें क्यों इलाज नहीं हो रहा है? जी। तो फिर यही टेस्ट की बात मैं आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं करा रहे। मेरे हर वीडियो से बता रहा हूँ, मेरी ये इस वीडियो की जो 80% चीजें हैं वो पहले वीडियोस में कवर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करना चाहूंगा कि टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, ये इसकी 2 टेस्ट होती है। एक पहला होता है टेम्परेचर, आपका 98.4 से बढ़ा हुआ रहता है, आपको क्रोसिन टैबलेट डी टैबलेट, आपका टेम्परेचर कम हुआ। दूसरे दिन कंफर्मेटरी टेस्ट होती है कि ये इंसान को टाइफाइड है, मलेरिया या टीबी है, तब दवाई दी जाती है। अच्छा। टीबी 6 महीने में खत्म हो जाती है। लेकिन जब डायबिटीज की बात आ रही तो फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये सिम्टोमेटिक टेस्ट है। कंफर्मेटिव जो है लेटेस्ट आए वो करवाए नहीं जा रहे हैं। वही नहीं जा रहे हैं कि भाई आपके बॉडी में वाकई में इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है, आपके बीटा सेल कितने हैं, आपका सी पेप्टाइड कितना है, आपका रेजिस्टेंस कितना है। तो ये तो बुक्स में दिए, मेरे बोलने से कोई चीज बदलने वाली नहीं है। जी जी जी। तो एक सवाल और पूछता हूँ, जिस तरह आपने सारा गणित हमें बता दिया आपने कि कौन कौन से वर्ष में कौन कौन से टेस्ट का इजाद हुआ। हाँ जी। और लेटेस्ट जितने भी टेस्ट हुए हैं 1967 का और 1983 का, 85 में कोमा आ रहा है जिसमें बीटा सेल कितने कार्यरत है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। तो उसके ये सारे लेटेस्ट टेस्ट एक भी नहीं कराए जा रहे हैं। नहीं करा रहे हैं, मुझे बताइए ना, पूरे वर्ल्ड में नहीं कराए जा रहे। इंडिया की बात तो छोड़ दीजिए। जी जी। जैसे मैं अभी आया हूँ आपका इंटरव्यू करने, तो हमने आपके वेटिंग एरिया में हमने देखा काफी सारे पेशेंट थे, 100+ शायद पेशेंट थे। जी हाँ। तो कितने पेशेंट को एक्चुअल आपने डायबिटिक पेशेंट पाया? एक भी नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे यहाँ डायबिटीज पेशेंट के नाम से तो कोई जिस परिभाषा में है उस परिभाषा तो मैं पा ही नहीं रहता हूँ। उनकी शुगर बढ़ी हुई है, फास्टिंग पोस्टमेंट बढ़ी हुई है, HbA1c बढ़ा है, लेकिन उनका सी पेप्टाइड अच्छा है, उनके बीटा सेल अच्छे हैं, उनकी सेंसिटिविटी अच्छी है, तो उनको डायबिटीज कहलाने का अधिकार साइंस को नहीं है, ना कभी था। तो सर अधिकार क्या है, मतलब अगर उनको डायबिटीज पेशेंट बोलना है तो क्या चीज आप देखते हैं तब बोलते हैं कि उसका सी पेप्टाइड 0.8 के ऊपर होना चाहिए, आपके बीटा सेल का अच्छे से कार्यरत होना चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी चाहिए। तो ये अगर सिस्टम आपका अच्छा है तो डायबिटीज बोलने का अधिकार है ही नहीं। शुगर और डायबिटीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये इसके माध्यम से मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्होंने क्या किया, डायबिटीज और शुगर को क्लब कर दिया। उसका एक एग्जांपल मैं समोसा के जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आलू अलग है, मैदा अलग है, आपने उसके अंदर डाला, उसको समोसा बना दिया आपने। तो डायबिटीज की डेफिनेशन जो है 1921 में बनी है कि डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, आपके बॉडी में इंसुलिन का न बनना या इनसफिशिएंट होना। दूसरा, आपके बॉडी के बीटा सेल या पेंक्रियास का काम न करना। और सी पेप्टाइड का टेस्ट तो अभी आया, सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे हो तो उसको डायबिटीज कहने का अधिकार साइंस और मेडिकल साइंस को दोनों को है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में सब बन रहा है और फिर शुगर बढ़ी हुई है तो डायबिटीज कैसे? उन्हीं की डेफिनेशन उनके अगेंस्ट में जा रही है जी। अगर ये टेस्ट कराएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी दवाइयां लेगा। तो अगर जो आप टेस्ट बताया आपने 6 प्रकार के, अगर वो टेस्ट कोई घर पर खुद कर खुद ही वो चेक कर ले कि उसके पैरामीटर बराबर है तो उसको डायबिटीज तो है ही नहीं ना, है नहीं, सिर्फ शुगर बढ़ी है। तो अभी तो जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस देख देख के खुद ही आके बोलते हैं सर मेरे को तो डायबिटीज है ही नहीं, आपने जैसा बोला था। बिल्कुल सही है। तो शुगर का बढ़ना डायबिटीज नहीं कहलाता है। शुगर बढ़ी क्यों होती है? देखिए, 2 चीजें हैं कि कोई भी चीज अगर बनती है तो वो खत्म भी होती है। सेल की लाइफ 120 दिन खत्म होती है। इंसान भी जिंदा आया हुआ लेकिन कभी न कभी उसको खत्म होना पड़ता है। अब एनर्जी आती है, उसको खत्म होना चाहिए। तो शुगर जो आपके बॉडी में बन रही है, खाना खाने के बाद में जो शुगर आपकी बनी, जो ग्लूकोज में परिवर्तित होती है शरीर के अंदर जाने के बाद में, तो उसका कंजम्पशन होना चाहिए सेलुलर लेवल पे। आज मुझे बताइए, अगर गाड़ी का पेट्रोल डालने हम कब जाते हैं? टैंक जब खाली हो जाता है तो उसका कहाँ जा रहा है? इंजन में जा रहा है थ्रू कार्बोरेटर। खत्म हुआ, फिर आपने डाला। ऐसे ही हमारे शरीर का जो इंजन है, मैं बता रहा हूँ, ये जो सेल की मैं बात करता हूँ हमेशा, पीछे जो दिखा रहा हूँ मैं, ये हमारा शरीर का इंजन है। इसके हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स है, और एक जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। जैसे एक हाथ बोरी में गेहूं भरा आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते।
ऐसे ही ये सेल आप गिन नहीं सकते। और उस छोटे से सूक्ष्म के अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं जिसके माध्यम से शुगर अंदर एंट्री करती है। अब अगर ये दरवाजे बंद हो जाए तो मुझे बताइए क्या होगा? नहीं जा पाएंगे। और अगर उसको खोल दिया जाए तो चले जाएंगे। बस यही एक है। डायबिटीज को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। जो लोग ये देख रहे हैं, ये बहुत सिंपल फिनोमिनन है। जितनी शर्करा आपके बॉडी में बन रही है उतनी शर्करा पूरी अगर इस्तेमाल नहीं हो पा रही है तो अगर 80% इस्तेमाल हो रही, 20% कहाँ जाएगी? तो वो बैकआउट होती है। फिर अपन खाना खाते हैं, फिर उससे मिलके वो 140 हो जाती है, जिसको फास्टिंग और पोस्ट मील बोलेंगे। और दोनों के एवरेज को HbA1c और उसको ये लोग डायबिटीज बोल रहे हैं। तो इसका जो मेन कारण है ये कहीं ना कहीं अपने किचन से जुड़ा हुआ है जी। मैंने हमेशा अल्फा कार्डियो डी की मैं बात करता हूँ। तो आपने अपने घर में भी देखा होगा कि पुराने जमाने में हमारे मकान ऐसे बड़े बड़े हुआ करते थे गाँव में, और चूल्हे बड़े बड़े हुआ करते थे, और चूल्हे के बगल में एक ऐसा पाइप जाता था जिसके माध्यम से धुआं ऊपर जाता था। और बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी चीज अगर गर्म करते हैं या जलती है तो धुआं आता है। तो हम लोग नेचुरल प्रोसेस पकड़ते हैं। लेकिन जैसा मैं एक साइंटिस्ट हूँ, वैसे ही एक मिलरिड नाम का एक साइंटिस्ट था जो 1912 में उसने ये धुआं क्या है उसने कोशिश की समझने की, और पूरा रिसर्च करके बताया कि ये धुआं सिर्फ धुआं नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स उसमें कंपाउंड है जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांस फैटी एसिड्स, दूसरा एक्रिलामाइड, तीसरा एक्रिलामाइन, चौथा एडवांस ग्लाइसेशन एंड AGS बोलते हैं। तो इसको आप पहचानेंगे कैसे? केमिस्ट्री तो अलग होगी, आम आदमी कैसे पहचानेगा? तो देखिए, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे यहाँ का किचन अभी 10x10 का हो गया है। छोटा सा एक चूल्हा हो गया गैस, और उसके ऊपर से एक चिमनी हम लोग लगाते हैं धुएं को पकड़ने के लिए। लेकिन 6 महीने के बाद आपने देखा है कि क्या होता है? तेल गिरता है वहां से। तेल तो आपने नहीं डाला, तेल क्यों गिर रहा है? तो ये धुआं वहां जाके कंडेंस होता है और वहां से तेल गिरने लगता है। तो आपके जो खाने के तेल हैं, सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंड सरस, मस्टर्ड तेल, तिली का तेल, इनका स्मोक पॉइंट बहुत कम है। इसको गर्म करने पे तुरंत इसमें धुआं आता है। ये जो धुआं है ये कंडेंस होकर वो तेल में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर ये जो जिस तेल में हम लोग खाना बना रहे हैं वो अगर ये जाके हमारे सेलुलर जो स्ट्रक्चर है अगर उसको अगर बंद कर दे, सिर में हेलमेट पहन लिया या हमने रेनकोट पहने तो पानी अंदर नहीं लगता है, वैसे ही समझ जाएगी आपके सेल ने एक तरह का रेनकोट पकड़ लिया है ट्रांस फैटी एसिड्स का, तो शक्कर अंदर नहीं जा रही। तो आपको एक ऐसे तेल की जरूरत है जिसमें धुआं न आता हो। अल्फा कार्डियो जो डी ऑयल है इसका स्मोक पॉइंट ज्यादा होने के कारण इसको गर्म करने पे कभी भी धुआं नहीं आता है जी। तो ये शुगर की बीमारी नहीं है, ये शुगर की बीमारी को हम शायद तेल की बीमारी कहना चाहिए। अच्छा, तेल। और जो प्राचीन काल से सरसों का तेल, कोई मक्खन, कोई बटर जो खा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग आपके इसी वीडियो में कमेंट आया कि हमारे दादा परदादा तो सरसों का तेल खाता है। पुराने जमाने में हमें कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं थी। अगर आदमी की अगर मौत भी हो जाए ना तो उसको बोलते थे ये भगवान को बहुत ज्यादा प्यारा हो गया, 40 साल में चला गया। आज हर साइंस ये पूछता है, ये दावा करता है कि मुझे बताओ कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। उस समय तो कोई आपके पास पैरामीटर नहीं थे, आपके पास क्या बोलना चाहिए स्टेथो नहीं था, आपके पास थर्मामीटर नहीं था, तो सब ऑब्जर्वेशन पे चलता था। आज ऑब्जर्वेशन नहीं चलता है। आज आपको चाहिए कंफर्मेटरी कि ये इसकी मौत कैसे हुई है, या टीबी से हुई है, या हार्ट अटैक से हुई है, या किससे हुई है। ऐसा बोध करना और करने में बहुत फर्क है। साइंस बहुत यूनिवर्सल है, बहुत फंडामेंटल है, और ये एविडेंस बेस्ड है। पुराने जमाने में डायबिटीज चल रही आदमी को हार्ट अटैक पता ही नहीं लगा कि डायबिटीज किसको होती है। जैसे थायराइड की बात करें, 1972 के पहले तो किसी को थायराइड मालूम नहीं था। जब टेस्ट आया तब पता लगा कि थायराइड भी किसी को होता है। तो कहने का मतलब अगर हम एविडेंस बेस की बात करें
तो किसी भी चीज में अगर धुआं आता है तो वो हमारे शारीरिक के लिए कारक है और वो डायबिटीज का मेन कारण है। चलिए ऐसी बात है हाँ, ये। अब एक सवाल तो आपने ऑयल पर सब पे बता दिया टेस्ट। अब कुछ आप भी ऐसा चाहते होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना किसी डॉक्टर पास नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम घर से ही डाइट फॉलो कर लें, बिल्कुल तरीके अपना लें और ना आपसे मिले ना कहीं मिले। मैं तो बोलता हूँ कि आपकी जो जितनी समस्या है ये आपके रसोई घर से है और सोल्यूशन रसोई घर में ही है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बेसिक्स में बायोकेमिस्ट्री में जाए और पहले आप ये देखें कि आपकी बॉडी बनी कैसे, कॉज देखें तो सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी बनती है। और एक बायोकेमिस्ट्री भगवान ने दी है कि आपका जो ब्लड पीएच है वो 7.4 मेंटेन होना चाहिए और आपका बॉडी टेम्परेचर जो 98.4 फ़ारेनहाइट है। अब क्या होता है कि अगर इसको हम जैसे अगर एक सेंटर में हम रखें कि ये आदमी अगर पैदा हुआ तो इसमें ये होना चाहिए, अगर इसको मेंटेन करना है तो आपको अल्कलाइन फूड की बहुत ज़रूरत है। अब 90% हमारा भारत का जो फूड है वो कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल है और हम मास साइकोलॉजी में जी रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये सारे जो फूड हैं वो एसिडिक नेचर के हैं। अब होता क्या है कि और हमारे शरीर में कोई भी चीज जाती है उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरएक्शन और एक्सक्रीशन होता है और ये चारों पैरामीटर को क्रॉस करना है तो आपको कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है। जैसे अगर बॉम्बे से यहाँ आना है तो हमको एयरपोर्ट आना है, फ्लाइट पकड़ना है, फिर यहाँ टैक्सी आना है, फिर स्टेयरकेस में, तो ये एंजाइम्स है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारी जर्नी आगे नहीं जाएगी। तो ऐसी शरीर में अगर हम तेल ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं या वेजिटेबल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो ये तो सॉलिड चीज, लेकिन अंदर जाके उसके स्मॉल पेप्टाइड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में फ्रेगमेंट होता है और उसको करने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है। हमारे बॉडी के अंदर दोस्तों 75,000 से ज़्यादा एंजाइम्स हैं और ये सब पीएच सेंसिटिव है और टेम्परेचर सेंसिटिव। तो टेम्परेचर तो आपका कॉमन है, वो कभी बदलेगा नहीं अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है तो। लेकिन ये खान पान से आपका जो पीएच बदलता है और अगर आपके एंजाइम डीएक्टिवेट हो गए तो आपकी बॉडी पूरी कोलैप्स हो जाएगी, आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बॉडी की ऑटोनोमस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज करने की। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ दूध की, हमेशा बात हो तो दूध क्या है, प्लेटफॉर्म के ऊपर अल्कलाइन है लेकिन बॉडी में जाने का तो वो एसिडिक बन जाता है। अच्छा, अगर एसिडिक बन गया तो बॉडी के अंदर सिस्टीन, ये जो दूध है ये सिस्टीन और मेथोनाइन जो इसके अमाइनो एसिड्स होते हैं दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपके बॉडी में बन गया तो आपका पीएच ड्रॉप हो जाएगा, आपके एंजाइम डीएक्टिवेट होगी तो आपने दूध पिया और आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाला जो है भगवान, उसने इतनी अच्छी बॉडी बनाई है कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कली बॉडी के अंदर कैल्शियम के फॉर्म में रखी है। तो जैसे आप दूध पीते हैं वैसे हड्डियों से कैल्शियम खींच लिया जाता है और आपका पीएच मेंटेन करता है और दैट डिफिशिएंसी इज कॉजिंग ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, यानी कि दूध से कैल्शियम कम होता है। अभी तो आप जिंदगी भर देख रहे हैं कि भाई लोग कैल्शियम की खाते हैं। इसको अगर कंफर्मेटरी आपको बताऊं तो भारत में सबसे ज्यादा दूध बिकता है, टनों से बिकता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम की गोलियां बिकती है। अगर ये है, अगर उसे कैल्शियम मिलता होता तो क्या भारत में ऑस्टियोपोरोसिस नंबर 1 पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 1 है जिससे कैल्शियम की बीमारी हो रही है। फ्रूट्स को क्या आप क्या कहेंगे? फ्रूट्स, लोग धारणा है लोगों की कि फ्रूट्स बहुत हेल्दी है और डायबिटीज पेशेंट फ्रूट्स बहुत खाते हैं और बहुत से डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं कि फ्रूट्स खाइए। चलिए उसके पहले मैं अपनी सर्कल कंप्लीट कर लूँ जी। जो इसलिए आपको आपका एंजाइम्स आपके डीएक्टिव, तो आपकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर कम ज़्यादा हो गया, आपको आपके ऑर्गन डैमेज होने लगे तो आपको किडनी की बीमारी हो गई, सेरेब्रम की बीमारी हो गई, आपकी लीवर की बीमारी हो गई। तो अगर आपके ऑर्गन्स अगर खराब हो जाएंगे तो उसके फंक्शंस एबनॉर्मल हो गए। अब उनको ठीक करना है तो आपका पीएच बैलेंस करेंगे अल्कलाइन फूड से तो बॉडी अपने आप हील होती है। इसका सिंपल उदाहरण मैं दूंगा, ये आपका जो फिश पॉट होता है आपने देखा होगा, तो अगर एक दिन अगर मशीन बंद हो जाए ना, उसकी जो ऑक्सीजन देती है, 2-4 मछलियां मर चुकी होती है।
वो दिखता है, ऐसी हमारी शरीर की कोशिकाएं आपकी मरने लगती है। और एक से आधी कोशिकाएं मर गई तो आपके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, तो उसके फंक्शंस एबनॉर्मल हो गए। अगर हमने सेलुलर लेवल पे अगर हमारे ऑर्गन्स को ठीक किया जाए तो उसके लिए सबसे पहले खान पान में आपको अल्कलाइन चीजें देखना है। सबसे पहले जो रेगुलर चाय लेते हैं आप, उसकी जगह आपको ग्रीन टी लेना है आपको। दूसरा, दूध और दूध से बनी हुई हर चीज आपको बंद करना है, क्योंकि वो एसिड्स है। तीसरा, रेगुलर जो आप शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करें आप, वो अल्कलाइन है। रेगुलर जो नमक, टाटा नमक खा रहे हैं या आयोडाइज नमक खा रहे हैं तो उसकी जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें जो अल्कलाइन है। उसके अंदर 84 मिनरल्स आयोडीन के साथ में होता है। बहुत लोगों की मिथ है कि हमें आयोडाइज नमक खाना चाहिए, तो दोस्तों आयोडाइज नमक उन लोगों के लिए बना है जो हिमालय की तराई के में रहते हैं, वहां पे आयोडीन नहीं होता है, इसलिए उन लोगों को जरूरत है। लेकिन आधे से ज्यादा लोग आयोडाइज नमक खाने के कारण बीमार हो रहे हैं। अच्छा, समझिए, नॉन वेज एसिड है। आप अभी बचे तो कहाँ से बचेंगे सुबह से शाम तक? तो इसलिए अननोइंगली, क्योंकि वो कल्चर में आ गया है, इमोशन में आ गया है, ट्रेडिशन में आ गया है, अननोइंगली हम अपनी बॉडी हम कर रहे हैं। अगर आपको डॉक्टरों से किससे दूर रहना है, अपने आप की बॉडी को सेल्फ प्रोटेक्ट करना है, तो ये चीजें आपको करना जरूरी है। अब रही फल की बात आपने की, तो बहुत उचित आपका सवाल है। फिर आपको बायोकेमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जैसे मैं बोला कि शरीर में जाने के बाद कोई भी चीज का एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन और एक्सक्रीशन होता है। तो बहुत सारे डॉक्टर या करीब करीब पूरी लाइफ हमने ये सुना है कि फल खाना चाहिए, फल हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो आज जितने फल है पेस्टिसाइड से जितने हुए, कोई भी फल हो, चाहे अंगूर हो, उसको झबरेलिक एसिड में डाल के उसको अच्छे बड़े बनाए जाते हैं। तो ये तो वैसे ही आपको तकलीफदायक है, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन अलग है। जो उसके अंदर जो मिठास है वो उसको फ्रक्टोज बोला जाता है। और जो हम सामान्य जो रोटी चावल खाते हैं उससे जो बनती जो सुक्रोज बनता है, उसके बाद में वो ग्लूकोज में ट्रांसफर होता है, जो पॉलीसेकेराइड्स टू डाइसेकेराइड्स टू मोनोसेकेराइड्स, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। तो जो फ्रक्टोज है वो कभी भी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है। तो दोनों के मॉलिक्यूल अलग अलग है, यानी आप लेफ्ट हैंड का जो ग्लोव है राइट हैंड में नहीं पहन सकते। तो एक और चलते चलते अंतिम सवाल है, आपने जितना आपने पूरा ये उदाहरण दिया, आपने इतना रिसर्च की एविडेंस दी है, आपने रिसोर्स आपने बताया बहुत सारे टेस्ट का, बट ये सर समझाने में, बताने में और आपकी बातें समझने में या समझाने में लोगों को आप कितने सफल हुए हैं? हमें लगता नहीं कि भारत में ऐसे रिसर्च मैं सफल नहीं हुआ हूँ और नहीं मुझे लगता है कि मैं सफल होऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों की मानसिकता बहुत संकुचित है। आज तक जितने भी मेरे वीडियोस इतने साल से चल रहे हैं, वैसा कोई आदमी सामने आके नहीं बैठा कि डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, हमने तो ये पढ़ा है। लेकिन इसको प्रॉब्लम को समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। समझिए ना, हम हार्डली 3% ब्रेन अपना उपयोग करते हैं, सबको मालूम है। अब हमने 3.1 किया होगा तो शायद में समझ में आ रहा है। लोगों ने अगर 0.1 भी करेंगे तो सब समझेंगे। मेरे तक आने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ओपन बुक है। ये मेरे बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला है। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, आज ही बोलता हूँ, मैं एक साधारण विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी था, विद्यार्थी रहूंगा। जब तक आप विद्यार्थी रहेंगे आप हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते रहेंगे। समझते, जिस दिन आपने समझ लिया कि मेरे विद्यार्थी या जीवन खत्म हो गया, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप पूरे सेटिस्फाइड हो गए, मेरे को सब आता है। आज प्रॉब्लम हमारे भारत की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की है। हमको लगता है हमें सब आता है, आप हमें क्या सिखाएंगे? बस वही प्रॉब्लम है। जितना आप सिंपल रहोगे, जितना आप सब्जेक्ट को समझोगे, तभी आप उसका सोल्यूशन पाएंगे। पहले प्रॉब्लम मालूम चाहिए, तब सोल्यूशन मिलेगा। मैंने बताया वो किस्सा
कि रोज एक आदमी चिल्लाता है बाघ आ गया, शेर आ गया, सब दौड़ के आते थे। अब एक दिन जब वहां में शेर आ गया तो कोई नहीं निकला करके बाहर। अच्छा, आप समझ रहे हैं? तो ये मानसिकता कब बदलेगी? और ये बहुत आसान नहीं, लेकिन आसान नहीं है। और मैं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद किसी स्मशान में कुछ बातें कर रहा हूँ, चारों तरफ मुर्दे सोए हुए हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा है। मीडिया सुन रही है आपकी बात? मीडिया सुन रही है, आपने सुना है, बहुत बहुत हम तो सर आते रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज नहीं कल ये जो चीजें हैं मेरी, शायद जब तक मैं जिंदा हूँ शायद लोगों को समझ में नहीं आए, ये मरने के बाद 100 साल, 50 साल, 25 साल के बाद इसको पूरी दुनिया इंडोर्स करेगी कि डायबिटीज डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। पूरा वर्ल्ड इसको, क्योंकि ये सच है। ये चीजें जो सच है, तो सच को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कितने आप अपोजिशन लाओगे? अंग्रेजों ने राज किया ना, कितने दिन किया, मुगलों ने कितने दिन आगे। भाई भारत भारतीय लोगों का था, उसको मिला ना एंड में, भले 400,000 साल लगे होंगे, मिला ना। जी। तो ऐसा ही ये मसला है। ये जो मैं इसकी बात करूँ डायबिटीज को, ये सिर्फ नेशनल लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है। इट इज इंटरनेशनल प्रॉब्लम, से पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। तो सोल्यूशन तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। आप सोल्यूशन, इतना सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूं मैं कि आप तेल चेंज कर लीजिएगा, आप दूध वगैरह से अलग रहिएगा, फल थोड़े कम कर दीजिएगा, जौ का आटा लीजिएगा आप। तो आपको चावल खाना है तो चावल का विकल्प भी हमने दिया है, आलू खाना है तो आलू का भी विकल्प हमने दूध का दिया विकल्प हुआ दिया है। है क्या आपने कुछ? हाँ जी, दूध का विकल्प हमने दिया है आपको कोकोनट मिल्क के माध्यम से। तो आज तो आप और हम बड़े बातें, छोटों बच्चों को भी ये टेस्ट नहीं करा रहे हैं लोग, और डायबिटीज टाइप 1 नहीं जिसकी बात करते हैं। आज आपने कई पेशेंट को देखे जिसकी इंसुलिन बंद हो गई है, तो रिपोर्ट्स कराते हैं तो इसमें 80% लोगों को तो डायबिटीज नहीं है, 20% बच्चों को जरूर है, लेकिन उसमें भी उनके रिपोर्ट्स कराना चाहिए। छोटे बच्चों को डायबिटीज जुवेनाइल जिसको बोलते हैं, पहले पेरेंट्स को अगर डायबिटीज होगी तो बच्चे को जुवेनाइल, लेकिन उनको तो पेरेंट्स को होती ही नहीं है, इसको एक्वायर्ड है। गाय के दूध से डायबिटीज होती है कोई नहीं बता रहा, लेकिन मेरी बुक्स में मैंने लिखा है कि जहाँ जहाँ गाय का दूध बिक रहा है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ वहाँ डायबिटिक जो 1 के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा है वहाँ। तो पूरे डाटा है, पूरा समझे मेरे बोलने। गाय का दूध सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं, ये तो कल्चर की बात आ गई जो आपने बताया। मैं तो बोला कि भाई बच्चों को दूध की जरूरत नहीं है। मिल्क इज अ स्पीसीज स्पेसिफिक। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए, हमारी माँ का दूध हमारे लिए है। दूध का कंसेप्ट ही गलत है हमारे भारत में, होना ही नहीं चाहिए भाई। गाय बच्चे को देखो, माँ को दूध कब आता है? जब प्रेग्नेंट होती है। बच्चे ने जैसे ही जन्म लिया तो उसका नली का परिपक्व है, वो रोटी सब्जी नहीं खा सकता है, तो कुदरत ने उसका जो खान पान है वो माँ के माध्यम से अवेलेबल कराया तरल पदार्थ के रूप में, जिसको हमने दूध की संज्ञा दी। बच्चे ने दूध पिया, अन्न नलिका परिपक्व हुई, हमने सेमी सॉलिड फूड दिया। वो जब जैसे ही रोटी सब्जी खाने लगता है, माँ के शरीर से दूध अपने आप वैनिश हो जाता है। अब उसी माँ को दूध कब आता है? जब दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है। तो इसका मतलब दूध एक स्पेसिफिक समय के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे तो पूरी जिंदगी में दूध पी रहे, मोटे तक पी रहे हैं। अब ये चीजें किसी को नहीं समझ में आती है, उसमें मेरा दोष नहीं, मेरा दोष बिल्कुल नहीं है, तो समझने वाले का दोष है। एक और अब अंतिम सवाल, काफी लंबी चर्चा हो गई। जो आपने सारा रिसर्च किया, सब आप मीडिया में हमारे चैनल पर लगातार बताते आ रहे हैं, और लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं आपसे। जी, लोग आ भी रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, जा रहे हैं। जी। और इसको लेकर आपने कोई एक गवर्नमेंट से, हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई आपने निवेदन या कोई अपील, कोई आपने ऐसा कुछ लिखकर दिया कि आपने ऐसा कुछ रिसर्च किया, इस पर सरकार काम करे, या ऐसा कोई सरकार गाइडलाइन लाए डॉक्टर्स के लिए, डायबिटोलॉजिस्ट के लिए कि ये टेस्ट कंपलसरी करवाए? नहीं, देखिए इसके लिए तो एक सिस्टम बनना चाहिए, और होपफुल है कई लोगों से बात चालू है। कुछ मिनिस्टर्स मेरे पेशेंट भी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो लोग यही चाहते हैं कि हमसे आप क्या चाहते हैं। तो मैंने उनसे एक ही निवेदन किया कि ये जितने भी सारे टेस्ट हैं, ये
मैंडेटरी कराएं गवर्नमेंट ऑफिस जितने हॉस्पिटल्स हैं, और उनको अननेसेसरी दवाई देने से पहले उनको रोका जाए। आज इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर कि डायबिटीज बोल दिया तो करोड़ों की दवाई चल रही, कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अगर बिना दवाई के अगर वो ठीक हो रहे हैं तो उनको दवाई देने की जरूरत नहीं है। अब होता है कि गवर्नमेंट उसमें क्या होता है, डॉक्टर को फीस तो लेना नहीं है और पेशेंट को पैसा देना नहीं है, भीड़ लगी है, तो एक की जगह 4 टैबलेट लेके रहे, वो उसको बोलता है मुझे फोकट में लग रहा है तो वो 5 दवाई लेता रहता है। डॉक्टर को पैसा नहीं लेना है इसलिए वो लिखते रहता है भाई स्टॉक एक्सपायरी हो जाएगा निकाल दो उसको। तो गलती किसी की नहीं है, सिस्टम की गलती है। इसको थोड़ा सा अवलोकन करना चाहिए और सुधार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बैठा के इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। हम तो ओपन है चर्चा करने के लिए कि भाई उसको समझे लोग जी। और वो दिन दूर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब करीब हम उसके पास पहुंच गए हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत जल्दी कमेटी बैठेगी, इस चीज को समझेगी और बहुत विद्वान लोग हैं कमेटी में रहे जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। अब कई बार होता क्या है कि जिसका जो फील्ड नहीं है वही आदमी उसको करने की कोशिश करता है, तो उसको समय लगेगा। और अच्छे लोग अगर कमेटी में बैठते हैं तो इस चीज को समझे फंडामेंटली। मेरे बोलने से कोई चीज बदलने वाली नहीं है, साइंस अपनी जगह है, एविडेंस बेस के ऊपर है। और अगर इसको कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं जिसको इस चीज को समझ लिया है, और ये चीज मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में सारा सिनेरियो बदल सकता है। बिल्कुल। और आप अभी तक कितने शहरों तक पहुंच चुके हैं सर? जिस तरह आप अभी दिल्ली में हम बैठे हुए हैं जी है, और लोग भारत में हर शहर के लोग या इनफैक्ट इंटरनेशनल लोग भी सुन रहे होंगे आपकी बातों को, तो कुछ लोग मिलना भी चाहेंगे आपसे, कुछ लोग बात भी करना चाहेंगे। तो उसके लिए मेरा एक ही है, हमारा एक इंटरनेशनल जो नंबर चलता है जो 9372166486, ये हमारा कंपनी का नंबर है, कॉल सेंटर का नंबर है। इस पर कभी भी वो बात करें और वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं। इस पर क्या कोई पेशेंट है अगर वो मिलने के पहले कुछ जानकारी चाहता हो, थोड़ी बहुत रेमेडीज चाहता हो, कोई टिप्स चाहता हो, तो कोई फीस है कि इस नंबर पे सब हमारी चीजें अवेलेबल है ऑल इंडिया पे, हमसे बात करके वो आ सकते हैं। आज इतने सारे सेंटर्स हैं। कई लोग क्या होता है कि उनको पूछना कुछ नहीं है, कुछ तो भी उसको स्क्रू करते हैं। तो अगर किसी को वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन चीज है, तो सामने आके बात करें, टेबल के सामने आके बात करें और वो योग्यता रखें समझने की, समय लेकर आए। हाँ, कई बार मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन मैंने डाला था, आपको याद हो कुछ सालों पहले, कि पहले इतने सारे कमेंट्स आते थे फालतू के। जब से मैंने बोला है कि अगर सवाल पूछना है तो आपकी योग्यता लिखिए, आपकी उम्र लिखिए, आपका क्वालिफिकेशन लिखिए, तब सवाल करें, या तो सामने आ जाए, या तो सामने आए। कितने लोग आए सर? एक कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी। घर में बैठे कुछ भी लिख दिया, डॉक्टर कुमार इज फ्रॉड, ये सर ये बहुत महंगी है। अरे ये बोलने से कोई मतलब होता है? सामने आके बैठो ना, समझो तो सही। कुछ आए और कोई नहीं आया, किसी का हिम्मत नहीं आने की। अच्छा। जो बोलते आपकी फीस महंगी है, आपके अरे भैया लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पूरा शरीर खराब कर रहे हैं। मैं तो कल अगर मेरी फीस अगर ये 10 गुना भी होगी तो यहाँ पे लाइन लगेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। सच के लिए आदमी कुछ भी करना चाहता है। ऐसा कौन आदमी है जो डायबिटीज की गोली नहीं छोड़ा सकता? मुझे बताइए। ऐसे कौन से पेरेंट्स है, माँ बाप है जो अपने बच्चे की इंसुलिन बंद कराना नहीं चाहते? एक तो मुझे बताए। जी जी, नहीं, हर कोई अब स्वस्थ रहना चाहता है, और पैसा तो जिंदगी के बाद दोबारा कमाया जा सकता है, पर हेल्थ अच्छा रहेगा तो। और उम्मीद है कि आपकी बात जो एक अपनी संस्था है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वहाँ तक पहुँचे और वो लोग इसको कंसिडर करें, इस पर विचार करें। डॉक्टर एस कुमार जी ने जो रिसर्चेस किए हैं, इतने सारे एविडेंस, इनफैक्ट बहुत सारे नाम भी बता दिए हैं। आज मैंने नाम बताया साइंटिस्ट के साथ में किस साल हुए। अरे भाई आप खोलो तो आपको सारा चैप्टर मालूम। आप पढ़ते नहीं तो उसमें गलती किसकी है? आज हम लोग जब कॉलेज में पढ़ाते हैं तो कोई पास नहीं हो रहा है, कोई को नंबर कम आ रहे हैं, किसी को अच्छे, तो उसके लिए हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, वो स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है। जो पढ़ता है अव्वल पास है, जो नहीं पढ़ता वो फेल होता है। उससे पढ़ाने वाले की क्या गलती? जी जी, तो बस ऐसा ही है। चलिए, कोई नहीं है सर, और उम्मीद है आपकी बात अथॉरिटी तक पहुंचे और इस पर वो विचार करें और इस
चीज़ को, इस टेस्ट को आम जन तक, हर एक डायबिटीज़ मरीजों तक पहुँचे और वो भी जांच कराएं। और मैं खुद अपील करूंगा जो भी पेशेंट देख रहे हैं कि वो एस कुमार जी से मिलें या ना मिलें, कुछ भी ना करें, बस जो टेस्ट स्क्रीन पे आपके देख रहे हैं ये टेस्ट करवाएं और खुद जांच लें कि कहीं आप वर्षों से बिना डायबिटीज़ के ही टेबलेट्स तो नहीं खा रहे हैं, इंसुलिन तो नहीं ले रहे हैं और बेवजह परेशान तो नहीं है। तो ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये हमारा चैनल ही आपको स्वस्थ रखने के लिए मुहिम चलाता है और आपको एक हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम सारी सटीक जानकारियां भी देता है। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आप और किसी एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगला इंटरव्यू हम उनका भी करेंगे।